आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मणिपुर वायलेंस के ऊपर। मणिपुर बर्निंग आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन ये वीडियो उन सारे वीडियोस से अलग होने वाली है। आखिर ऐसा क्या दिखाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, या फिर ऐसा क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। In a major revelation, sources with intelligence have claimed arms used to spread unrest and violence in Manipur were smuggled via the neighboring country Myanmar. मैं जो सच आपको बताने वाला हूँ उस सच के ऊपर नेशनल मीडिया को काम करना चाहिए, लेकिन नेशनल मीडिया तो बस आपको यही दिखा रहा है। पता नहीं किसने लगाई आग घरों में। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। Breaking news coming in right now. Violence has once again erupted in Manipur near an airport in Imphal. Now cops have been forced to use tear gas shells. This after मणिपुर बेसिकली भारत के लिए एक ड्रग हब बन चुका है। अगर हम मणिपुर को अभी नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए ड्रग हब बन जाएगा। अब आप मुझे पूछोगे कि यार मणिपुर ड्रग हब आखिर बना कैसे। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इंडिया में ड्रग आती कहाँ से है और कैसे। अब इंडिया में जितनी भी ड्रग इलीगली इन्फिल्ट्रेट होती है ना, वो होती है या तो वेस्ट ऑफ इंडिया से या फिर ईस्ट ऑफ इंडिया से। साउथ वेस्ट एशिया से जितनी भी ड्रग इंडिया में आती है उस ड्रग को पाकिस्तान इलीगली इन्फिल्ट्रेट करता है भारत के अंदर। वही साउथ ईस्ट एशिया से जितनी भी इलीगल ड्रग्स भारत के अंदर आती है उस ड्रग को चाइना इन्फिल्ट्रेट करता है इंडिया के अंदर। अब ये जो ड्रग्स है ये इनके पास आती कहाँ से, तो मोस्टली पाकिस्तान जहाँ से ड्रग लेता है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को ड्रग्स के बिजनेस में बोला जाता है गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल इसलिए क्योंकि दुनिया की 70% ड्रग्स के ऊपर, ड्रग बिजनेसेस के ऊपर अफगानिस्तान का ही राज है, क्योंकि अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं ना वो इसी से पैसे कमाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर हर तीसरा आदमी खेती करता है अफीम की। वहाँ पे गेहूँ की, ज्वार की, बाजरे की, फूलों की खेती नहीं होती, वहाँ पे खेती होती है अफीम से। अफीम की खेती के वजह से, अफीम की वजह से ही हीरोइन, कोकीन, ब्लैक शुगर, वाइट चीन जैसे अलग अलग ड्रग्स बनते हैं। और उस पूरे ड्रग मार्केट में अफगानिस्तान लीडर है। अफगानिस्तान से ये ड्रग पाकिस्तान ISIS जो है वो इंडिया में इलीगली इन्फिल्ट्रेट करता है। In India today, super exclusive, sensational Pakistan drug cartel linked to 400 crore drug bust in Gujarat. 6 fishermen caught by to weaponize the illegal drug trade in the Indian subcontinent. More than 80% of illegal drugs that flow into India come from Pakistan. वही चाइना जो है वो गोल्डन ट्रायंगल से ड्रग लेता है और उसे इलीगली ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है म्यांमार के थ्रू। अब चाइना जहाँ से ड्रग लेता है उस पूरे रीजन को बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके से इन्हें ड्रग बिजनेस के अंदर बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 70% ड्रग बिजनेसेस जो है वो अफगानिस्तान का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, मोनोपोली है। लेकिन बचा हुआ जो 30% है ना वो आता है गोल्डन ट्रायंगल से। गोल्डन ट्रायंगल के अंदर 3 कंट्रीज आती है, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। म्यांमार की मदद से चाइना इलीगली ड्रग्स को इन्फिल्ट्रेट करता है म्यांमार बॉर्डर से मणिपुर तक। अब हुआ ये 2014 में सरकार बदल गई। इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाई, आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है। जैसी सरकार बदल गई, इस सरकार ने नशा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया। सब में प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। उस अभियान के तहत पिछले 8 साल के अंदर यानी 2014 से लेके 2022 के बीच में तब्बल 60 लाख ड्रग्स को बॉर्डर के ऊपर सीज कर दिया। ये दोनों ही देश काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इस नई गवर्नमेंट की वजह से और चाहते किसी ना किसी तरीके से ये गवर्नमेंट हट जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट हट नहीं रही। हो ये रहा है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर इलीगली ड्रग इन्फिल्ट्रेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन चुका है, बिकॉज अफगानिस्तान ने इलीगल कर दिया है पॉपी की खेती को। यानी अब अफगानिस्तान के अंदर आप पॉपी की खेती को कर नहीं सकते। तालिबान गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि पॉपी यानी अफीम अब इलीगल है और तालिबान सरकार के लोगों ने उन अफीम्स को डिस्ट्रॉय करना भी स्टार्ट कर दिया है, जिसके वजह से पाकिस्तान और ISIS का काफ़ी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि अब उनको ड्रग बिजनेस के अंदर से फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब ड्रग बिजनेस से जहाँ से वो पैसे कमाते थे अब वहाँ से उनके पैसे बंद हो चुके हैं। ये हुआ था अप्रैल 2022 में। कैसे कैसे हाथ वगैरह जो है वो हाथ पैर वो आज भी मारते हैं, लेकिन पहले जितने नहीं मार पा रहे। अब बचता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट।
अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर चाइना है, चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो शांति आए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उन सभी की फंडिंग एक तरीके से चाइना ही करता है। चाइना चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाए, चाइना चाहता है कि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट ना हो और हर समय इंस्टेबिलिटी हो। उसके लिए चाइना अलग अलग हथकंडे अपनाता है, उन्हीं में से एक है ड्रग बिजनेस। अब हो ये रहा था कि 2014 में सरकार बदल गई तो म्यांमार बॉर्डर से जितनी भी ड्रग्स आने लगी थी ना वो सारी की सारी बहुत बड़े लेवल के अंदर सीज होने लगी। अब इससे ड्रग कार्टेल का नुकसान होने लगा। तो 2015-16 के आसपास हुआ है, ड्रग कार्टेल ने ये सोचा कि यार हम म्यांमार से जो ड्रग मंगाते हैं वो ड्रग आर्मी पकड़ लेती है। जितना भी ड्रग हम म्यांमार से मंगाते हैं वो मेजोरिटी ऑफ समय में आर्मी पकड़ लेती है, जिसके वजह से हमारा नुकसान होता है। आखिर इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इन ड्रग कार्टेल्स ने दिमाग लगाया और इन्होंने सोचा कि अब हम म्यांमार से ड्रग नहीं मंगाएंगे बल्कि मणिपुर के अंदर ही इलीगली अफीम की खेती करेंगे और यहीं पे ड्रग्स बनाएंगे और बेचेंगे भी। और यहीं से शुरुआत होती है मणिपुर की ड्रग हब बनने की। अब बेसिकली हो क्या रहा था, मणिपुर को ड्रग हब बनाने के पीछे ड्रग कार्टेल का काम ये था कि कैसे भी करके इन्हें पहाड़ी वाली एरिया के अंदर जो भी पॉपुलेशन रह रही है उस पॉपुलेशन को ये समझाना था कि क्यों आखिर उन्हें इलीगल अफीम की खेती करनी चाहिए। अब जहाँ पे मणिपुर की जो लैंड है उस लैंड के ऊपर जो 10% मेन लैंड है वहाँ पे मेती कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो कि प्लेन लैंड है। वही जो पहाड़ी इलाका है यानी हिल्स का इलाका है वो 90% मणिपुर का इलाका है जहाँ पे कुकी लोग रहते हैं और नागा लोग भी रहते हैं। अब इन कुकी लोग जो मेजोरिटी में रहते हैं और यही मेजोरिटी के अंदर वहाँ पे अफीम की खेती भी करते हैं। अब इन कुकी लोगों को ड्रग कार्टेल्स ने कुकी इंसर्जेंट ग्रुप से समझाया कि आपको जो है वो इलीगल अफीम की खेती करनी चाहिए, जिससे आपको इतने पैसे मिलेंगे कि आप उतने पूरी जिंदगी में भी नहीं कर सकते। अब ये कुकी लोगों ने आखिर ये काम करना स्टार्ट क्यों किया? बिकॉज उसके पीछे रीजन था इन डेवलपमेंट। अब मणिपुर या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बिल्कुल भी डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, वहाँ पे ठीक से रोडों की कनेक्टिविटी भी नहीं थी, जिसके वजह से जो कुकी समुदाय के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे मेती कम्युनिटी के लोगों पर ट्रेड के लिए, यानी पैसों के लिए, बिजनेस के लिए। उनका जितना भी बिजनेस होता था ना वो मेती कम्युनिटी के लोगों के साथ ही होता था और उसी के लिए ये वहाँ पे मिलजुल के एक तरीके से रहा करते थे। लेकिन इनका जो वायलेंस हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है और ये हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते रहते हैं। अब बेसिकली कुकी लोगों को ये बताया गया कि उनके पास एक अवसर है कि वो जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को पिक कर ले और अपनी डिपेंडेंसी मेती के ऊपर से हटा दे और इस बिजनेस के अंदर आ जाए। इस बात को उन्हें समझाए अलग अलग चर्चेस ने, अलग अलग कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स ने, जिसके वजह से इन लोगों ने शुरुआत कर दी अफीम की इलीगल खेती से। अब हुआ ये कि इंडिया में इलीगली बॉर्डर से तो अफीम पास नहीं हो रहा था, कोई भी इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं हो रहा था। तो हो क्या रहा था? अब हो ये रहा था कि ड्रग का बिजनेस पूरे जबरदस्त तरीके से फुल प्लेज चलने लगा था। ड्रग कार्टेल काफी ज्यादा खुश था, लेकिन उनकी ये खुशी बस कुछ ही समय के लिए थी। नारकोटिक्स अफेयर एंड बॉर्डर्स इस डिपार्टमेंट ने फाइंड आउट किया कि यार इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो ड्रग्स आ रही है वो म्यांमार के थ्रू आती है, लेकिन उतना इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है जितना कि बिजनेस हो रहा है ड्रग्स का। तो आखिर ये ड्रग्स आ कहाँ से रही है? या तो ये इलीगली म्यांमार से उन रास्तों से आ रही है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, या फिर इन्हें म्यांमार जो है वो सीड्स ला के मणिपुर के अंदर उन सीड्स को कल्टीवेट करके उन्हीं से ड्रग बनाई जा रही है, यानी अफीम की खेती करके ही ड्रग बनाई जा रही है। तो इस डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया। के मेघ चंद्र सिंह जो कि एसपी है नार्कोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर्स डिपार्टमेंट के अंदर, इन्होंने 2017-18 में एक डेटा शेयर किया। उस डेटा से पूरी की पूरी मणिपुर गवर्नमेंट शॉक हो गई। अब आखिर उस डेटा में ऐसा क्या था जिससे मणिपुर गवर्नमेंट शॉक में चली गई? तो उस डेटा में लिखा हुआ ये था कि मणिपुर की 15,500 एकड़ से भी ज़्यादा की लैंड के ऊपर इलीगल अफीम उगाया जा रहा है और उसे कल्टीवेट करके, प्रोसेस करके, अलग अलग ड्रग्स के प्रोडक्ट बना के उसे पूरे इंडिया में बेचे जा रहे हैं। इस पूरे डेटा से मणिपुर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई। फाइनली 3 मई 2018 को सीएम बीरेन्द्र सिंह ने एक इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट की इन ड्रग कार्टल्स के खिलाफ। अब उस ड्राइव के अंतर्गत हुआ ये कि 2018 में 400 करोड़ की ड्रग को सीज कर लिया गया, 2019 में 550 करोड़ की ड्रग को सीज कर लिया गया, वही 2020 में 165 करोड़, 2021 में 600 करोड़, 2022 में 113 करोड़ और 2023 में यानी अभी तक 56 करोड़ की ड्रग को कम्प्लीटली सीज कर लिया है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल फोर्सेस की मदद से अब तक 14,315 एकड़ लैंड के ऊपर जो अफीम रेडी टू क्रॉप थी उस क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये आंकड़ा 2023 तक का है, जिससे ये ड्रग बिजनेस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया और इन ड्रग कार्टल्स को काफ़ी मुश्किल में डाल दिया गया। ये ड्रग कार्टल्स का माथा फिर गया और इन ड्रग कार्टल्स ने एक तरीके से वायलेंस स्टार्ट कर दिया फेक न्यूज़ के जरिए।
अब इन ड्रग कार्टल्स का, इन वायलेंस के पीछे का मतलब ये था कि अगर गवर्नमेंट ने हमारे ड्रग बिजनेस के ऊपर से हाथ नहीं हटाया या फिर जो भी इलीगल ड्राइव स्टार्ट किया था उससे अगर उन्होंने ड्रग बिजनेस को मुक्त नहीं किया तो हम आने वाले समय में ऐसी अराजकता फैलाएंगे जिससे जनता का विश्वास गवर्नमेंट से उठ जाए और गवर्नमेंट जो है वो हार जाए इलेक्शन आने वाले 2024 के। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा या फिर आपको कुछ नया जानने को मिला तो कृपया करके इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना इस वीडियो को, ताकि मणिपुर का ये सच सबके सामने आए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।